दशहरा प्रणाम। मैं हूं उपेंद्र राय। हस्तक्षेप के स्पेशल एडिशन में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से, जिनके नेतृत्व में कांग्रेस 15 साल बाद सत्ता में वापस आई है। यूथ कांग्रेस से राजनीति की शुरुआत करने वाले भूपेश बघेल जी 1993 में पहली बार दुर्ग जिले की पाटन विधानसभा सीट से विधायक बने और उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। पहले छत्तीसगढ़ कांग्रेस के अध्यक्ष रहे, फिर पार्टी की जीत के बाद मुख्यमंत्री पद संभाला। भूपेश बघेल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी नमस्कार, धन्यवाद। कोरोना संकट और लंबा लॉकडाउन, फिर अनलॉक की प्रक्रिया, आपने हालात को संभालने के लिए तेजी से कदम उठाए। इस दौरान क्या क्या परेशानियां आपके सामने आईं और उसे दूर करने के लिए आपकी सरकार ने क्या क्या कदम उठाए, और इस बीच जो आपने केंद्र से मदद की अपेक्षा की, क्या वो मदद आपको समय पर मिली? देखिए, आपने दो तीन प्रश्न एक साथ किए हैं। पहली बात यह है कि कोरोना संकट कोई इस देश का नहीं है, ये विदेश से आया हुआ वैश्विक महामारी है जिससे पूरा दुनिया इससे प्रभावित हुआ है जी। तो हम लोगों ने सबसे पहले यही काम किया कि जो विदेश से आने वाले लोग उसको पहले चिन्हित किए और उसको होम क्वारंटाइन किया और उसको अधिकारी कर्मचारी को उसके पीछे लगा कर रखे कि वो चेकिंग करते रहे कि कहीं वो बाहर घूम तो नहीं रहा है। तो इसमें हम लोगों ने पहले काम किया कि कितने विदेश से आए। 1 मार्च से लेके 13-14 मार्च जब हमने शुरू किया तो उस बीच में कितने लोग विदेश से आए, तो आंकड़े हमारे पास 2100 आए और सबको होम क्वारंटाइन किया और उसमें से कुछ लोगों का टेस्ट करवाया तो मुश्किल से 4 लोग निकले। सबको क्वारंटाइन में रखे हुए थे, नजर रखे हुए थे। उसके बाद जो मरकज से आए 107 लोग छत्तीसगढ़ में आए, उनको हम लोग खोज के निकाले और उसको फिर टेस्ट कराए। उसमें भी वो कुछ बल्कि फैला दिया था। एक हॉट स्पॉट बना था कटघोरा कोरबा जिला में, उसको भी कंट्रोल किए। फिर आए कोटा के जो छात्र और उसके बाद कुछ लोग छुप के जो छत्तीसगढ़ आए थे तो उनको भी हम लोग टेस्ट किए। अब जो मजदूरों को आने की जो अनुमति भारत सरकार ने दी और ट्रेन की सही व्यवस्था नहीं की और इसके कारण से लाखों मजदूर सड़कों पे आ गए और वो जो दृश्य है पूरे देश और दुनिया ने देखा है कि कैसे भयावह दृश्य था। छत्तीसगढ़ में लगभग अभी तक के 5 लाख प्रवासी मजदूर वापस आ चुके हैं और इसमें 21,000 क्वारंटाइन सेंटर हमने रखा है, जिसमें से अभी भी 1,88,000 मजदूर हमारे क्वारंटाइन सेंटर में हैं। 3.5 लाख से अधिक मजदूर अपने घर जा चुके हैं और इसमें अभी तक के 2,500 अभी तक के कोरोना मरीज मिले हैं, जिसमें पॉजिटिव मरीज जो हैं केवल अभी 850 के आसपास अभी इसका इलाज चल रहा है। बचत लोग घर जा चुके हैं। 12 लोगों की मृत्यु हुई है, जिसमें से 8 लोग जो हैं वो अन्य बीमारियों से ग्रसित थे, जैसे कैंसर और दूसरे प्रकार की बड़ी बीमारियां थी, इसके कारण से उसकी मौत हुई है। तो हम लोग कंट्रोल करने में काफी हमको मशक्कत करनी पड़ी, सफलता मिली। लेकिन दूसरा जो पक्ष था वो आर्थिक पहलू था, क्योंकि जब बाजार बंद है, व्यापार बंद है, उद्योग बंद है, कृषि कार्य बंद है, तो इसमें आर्थिक रूप से लोगों को बहुत परेशानी हुई है। हमने उसको ध्यान में रखते हुए मनरेगा कभी बंद नहीं किया और एक समय था कि छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक देश में सबसे ज्यादा मजदूर हमारे यहाँ कार्यरत थे। हमने ज्यादा से ज्यादा लोगों को काम दिलाया। उसी प्रकार से राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत 19 लाख परिवारों को हमने 10,000 रुपये प्रति एकड़ के दर से किसानों को उसको राशि दी, जिसे पहली किस्त 21 मई को हुई, राजीव जी की शहादत दिवस के दिन हमने जारी कर दिया। दूसरा 20 अगस्त को राजीव जी की जयंती के दिन हम लोग जारी करेंगे। तीसरा काम जो हमारे यहाँ 44% जंगल है, लघु उपज बहुत इमली है, महुआ है, तेंदुपत्ता, इसके संग्रहण करते हैं। लॉकडाउन के समय सारे खरीदी बंद थी, दुकानें बंद थी, तो स्व सहायता समूहों के माध्यम से हम लोगों ने उसकी खरीदी की, जिससे आदिवासियों के जेब में खूब पैसा गया, लगभग 2 से 2.5 हजार करोड़ रुपया उन लोगों को मिला है। तो इस प्रकार से जो अर्थव्यवस्था को भी हम लोगों को संभालने में कोई कसर नहीं छोड़ा
हर वर्ग के जेब में पैसा पहुंचे, हमारी कोशिश रही है। और 23 अप्रैल से ही हमारे यहाँ उद्योग फिर से संचालित शुरू हुए। आज की तारीख में 100% जो उद्योग है वो संचालित हो रहे हैं, 80% क्षमता के साथ काम कर रहे हैं। तो यहाँ बहुत सारे जो श्रमिक छोड़ के घर बैठे थे, उन लोगों को फिर से हम लोगों ने काम में लगा दिया है। तो इस प्रकार से कोशिश हमारी यही रही है कि क्षति कम से कम हो, लोगों को काम ज्यादा से ज्यादा मिले। बिल्कुल। क्या लगता है कोरोना के कारण राज्य को कितना आर्थिक नुकसान हुआ होगा और इसकी भरपाई करने के लिए आप किस तरह की रणनीति पर काम कर रहे हैं? हर महीने कम से कम, हमारा छोटा राज्य है फिर भी 1000 से 1500 करोड़ रुपया का नुकसान तो हर महीने हो रहा है। इसके भरपाई के लिए हमने भारत सरकार को लिखा भी है, लेकिन उससे कोई सहायता नहीं मिली। लोन लेने के लिए जैसे 3% तक के जीडीपी के 3% तक के लोन हम लोग ले सकते हैं। ये भारत के अनुच्छेद में है, संविधान के अनुच्छेद में है। हर राज्यों का सकता है और करते रहा है। इस साल हमने कहा कि जो विषम परिस्थिति है तो इसे बढ़ा के 5 से 6% कर दिया जाए, लेकिन भारत सरकार ने उसमें भी बहुत सारे शर्त लगा दी है और उसके कारण से सीधा लाभ यहाँ के राज्य सरकारों को नहीं मिल पाएगा। जो छोटे उद्योग हैं, एमएसएमई हैं, उसको संचालित करने के लिए भारत सरकार से हम लोगों ने मांग की, लेकिन उस दिशा में कोई बात नहीं हुई। 20 लाख करोड़ का पैकेज घोषित तो कर दिया है, लेकिन मैं नहीं समझता कि हिंदुस्तान के किसी एक व्यक्ति को अभी तक के उस योजना के तहत कोई लाभ मिला। बिल्कुल। आपने कहा था कि केंद्र सरकार ने बिना सोचे समझे लॉकडाउन लागू कर दिया, जिससे मजदूर, किसान, उद्योग और व्यापार ठप हो गए। इसके बाद पार्टी लाइन के मुताबिक आपने भी गरीब परिवारों को 10,000 रुपये की तत्काल मदद देने और 6 महीने तक 7,500 रुपये की रकम देने की मांग की। आप क्या कहना चाहेंगे कि ये जो न्याय स्कीम पार्टी लेकर के आई थी, कांग्रेस पार्टी लेकर के आई थी चुनाव के दौरान, जाहिर सी बात है इसका जो प्रयोग है ये लॉकडाउन के दौरान और कोरोना काल के दौरान हुआ। आप क्या मानते हैं कि ये कितना फिजिबल है? और ये इस समय अगर केंद्र सरकार ने लागू नहीं किया लेकिन आपने अपने राज्य में लागू करने की कोशिश की, तो क्या मानते हैं कि इसका आर्थिक रिपरकशन कितना राज्य के खजाने पर आया? राज्य में वो तो भार तो पड़ेगा ही, बिल्कुल, लेकिन ये है कि ये इतने बड़े वर्ग है उसको लाभ मिला है। और इसका कारण देखिए, 19 लाख किसानों के जब खाते में पैसा गया है, तो आज स्थिति है कि छत्तीसगढ़ में जब से हमने पैसा दिया है उसके बाद 3000 ट्रैक्टर बिक गए और शोरूम में कोई ट्रैक्टर है नहीं। जितने डिमांड है उसकी पूर्ति नहीं कर पा रहे हैं। मोटरसाइकिल ट्रकों में भर के आ रहे हैं, यहाँ बिक्री हो रही है। तो लोगों दूसरे जो उसके कारण से एक वर्ग के यदि हम पैसा देते हैं तो वो पैसा फिर बाजार में आता है, तो उद्योग व्यापार भी चलने लगता है। तो जब तक के ग्राहक के जेब में पैसा नहीं डालेंगे तब तक उद्योग व्यापार चल नहीं पाएगा। जाहिर सी बात है, डिमांड और सप्लाई को चलाने का जो आर्थिक सिद्धांत है, आपने जब पैसा लोगों के जेब में डाला तो डिमांड क्रिएट हुई, जैसा कि आप बता भी रहे हैं। और जाहिर सी बात है अर्थशास्त्र का यही नियम भी है। आप जमीन से जुड़े नेता हैं, आम लोगों के बीच, आम लोगों के संपर्क में आप हमेशा रहते हैं। आपका अनुभव क्या कहता है कि लॉकडाउन के दौरान आम लोगों को क्या क्या परेशानियां हुई होंगी जो सरकार तक सही समय पर नहीं पहुंची, और पहुंची भी तो उनकी तरफ बहुत संजीदगी से ध्यान नहीं दिया गया? देखिए, हम लोग छत्तीसगढ़ में भरपूर कोशिश की कि किसी प्रकार की कोई परेशानी ना हो। सब्जी के भाव उछले 2 गुना हो गया था, तत्काल हमने सब्जी बाड़ियों से मजदूरों की व्यवस्था की, ट्रांसपोर्टिंग की व्यवस्था की। मार्केट है, सब्जी मार्केट है, उसको डिसेंट्रलाइज किया और उसका फायदा ये हुआ कि दूसरे तीसरे दिन जो सब्जी के भाव है वो तुरंत पुराने दर पे वापस आ गए। आटे की कमी थी तो फ्लोर मिल चालू कर दिया, दाल की कमी हुई तो दाल मिल चालू कर दिया। राइस मिल हमने कभी बंद होने नहीं दिया। हमारे सीमेंट प्लांट है उसको भी बंद होने नहीं दिया। हमारे यहाँ स्टील प्लांट है उसको भी, जो बड़े उद्योग है वो भी लगातार संचालित होते रहे। तो हमारी कोशिश ये रही है कि ये उद्योग भले कम डिमांड के हिसाब से कम क्षमता में चले, लेकिन चलते रहना चाहिए। बिल्कुल, तो ये कोशिश हमारी रही है। भारत देश में तो ये है कि करोड़ों करोड़ लोग बेरोजगार हो गए और सड़कों पे आ गए और कितने लोग के जाने चली गई।
ये तो दृश्य पूरे देश दुनिया ने देखा है कि क्या स्थिति बनी। ये यदि भारत सरकार लॉकडाउन करने के बजाय विदेश से आने वाले लोगों को ही होम क्वारंटाइन कर देते या पेड क्वारंटाइन कर देते तो ये समस्या पूरे देश में नहीं होती। बात अर्थशास्त्र को लेकर भी चल रही है। जीएसटी को लेकर के तमाम राज्यों ने केंद्र सरकार को लिखा। क्या इस बात में सच्चाई है कि कोरोना महामारी के कारण जो जीएसटी को लेकर के राज्य और केंद्र के बीच अनुबंध हुए हैं उसमें कोई ऐसा अनुच्छेद है कि अगर एक्ट ऑफ गॉड होगा या कोई नेचुरल फोर्स होगा तो उसमें केंद्र जो है राज्यों को जीएसटी का शेयर देने के लिए बाध्य नहीं होगा? इस बात में कितनी सच्चाई है? वो तो देखना पड़ेगा, लेकिन ये बात तो सही है कि यदि कर का संग्रहण नहीं होगा तो हमको पैसा देंगे नहीं। और ये बात भी है कि हमारे राज्य है वो उत्पादक राज्य है और उसके कारण से जो जीएसटी का जो स्ट्रक्चर बना है उसमें हमको घाटा होगा। इसी कारण से 2021-22 तक के इसमें ये है कि हमको कंपनसेशन दे रहे हैं। अब वो राशि बराबर मिलती रहे। हम तो डिमांड ये किए हैं कि हमारा उत्पादक राज्य है, नवोदित राज्य है, इसलिए ये जो कंपनसेशन है वो आगे 5 साल तक ही चलता रहे। बिल्कुल। आपने प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर छत्तीसगढ़ को गरीब कल्याण रोजगार अभियान में तत्काल शामिल करने का अनुरोध किया है। आपने इस योजना में छत्तीसगढ़ के सभी जिलों को शामिल करने की मांग भी की है। इस अभियान में बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, झारखंड और उड़ीसा के 116 जिलों में प्रवासी मजदूरों को रोजगार उपलब्ध कराए जा रहे हैं। आपके पत्र पर क्या प्रतिक्रिया रही, क्या रिस्पांस आया, इस बारे में कुछ बताएंगे? अभी तो हमने पत्र ही लिखा है लेकिन उसके उत्तर आया नहीं है जी। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगा कि पूरे देश भर में 110 आकांक्षी जिले हैं जो सबसे पिछड़े हुए जिले माने जाते हैं। भारत सरकार ने खुद सर्वे किया है, एनडीए सरकार ने, और उसमें से 10 जो जिले हैं वो छत्तीसगढ़ से। तो कम से कम आकांक्षी जिले के ही शामिल कर लेते हैं। बिल्कुल। तो भारत सरकार ने खुद घोषित किया हुआ है ये सबसे पिछड़ी हुई जिले हैं। हमारे यहाँ 40% लोग गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करते हैं। हमारे यहाँ कुपोषण की मात्रा अधिक है, उसके खिलाफ हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। और ऐसे में यदि केंद्र सरकार इस प्रकार से हमारे साथ व्यवहार करे, इसकी उम्मीद तो नहीं थी। कहा जाता है कि जिस तरीके से झारखंड में, उड़ीसा में नेचुरल जो है मिनरल्स, नेचुरल्स जो चीज़ें हैं वो माइंस, मिनरल्स तमाम जो है जो प्राकृतिक खजाना है वो छत्तीसगढ़ की भूमि में भी काफ़ी पाया जाता है। जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने नारा दिया आत्मनिर्भर भारत का, और जो है उन्होंने कहा कि अब कोयला हम इंपोर्ट नहीं करेंगे, हम एक्सपोर्ट करेंगे। जाहिर सी बात है कि कोयला की खदानों के लिए छत्तीसगढ़ भी काफ़ी मशहूर है। नेचुरल रिसोर्सेज पर अगर कहीं केंद्र का अधिकार है कुछ प्राविधानों के तहत, तो राज्य का भरपूर अधिकार है। आपकी क्या योजना है इन तमाम चीज़ों को लेकर के? राज्य का रेवेन्यू बढ़े, राज्य के खजाने में ज़्यादा से ज़्यादा पैसा आए, ज़्यादा से ज़्यादा राज्य में निवेश आए, क्योंकि आपके पास भी नेचुरल रिसोर्सेज काफ़ी हैं। देखिए, पहली बात तो ये है कि जब भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में थी तब उन्होंने आरोप लगाया था कोल स्केप हुआ है और हम इसकी नीलामी करेंगे, और जब इस सरकार में आए तो नीलामी किए भी, लेकिन फर्स्ट स्टेज में नीलामी किए और उसका प्रीमियम गया 2300 से लेकर 3200 रुपया तक छत्तीसगढ़। उसके बाद कोई नीलामी नहीं किए थे इन्होंने। उसके बाद इन्होंने क्या किया कि जितने भी राज्य के विद्युत मंडल है, चाहे वो गुजरात हो, राजस्थान हो, आंध्र प्रदेश हो, महाराष्ट्र हो, सबको आवंटित कर दिया। जब आप नीलामी किए हैं तो 2300 से 3200 रुपया हमको प्रीमियम मिला था, और जब राज्यों के इलाज किया तो हमको 100 रुपया उसका रॉयल्टी मिल रही है। ये तो हमारे जो उत्पादक, कोयला उत्पादक राज्य है उसके साथ तो अन्याय हुआ। इसके मामले में पत्र लिखा और इस मामले में लगभग हमको 9 लाख करोड़ का नुकसान आगामी 30 वर्षों में होगा। ये हमारे छत्तीसगढ़ के लिए क्षति हुई। इसमें पत्र लिखे लेकिन कोई जवाब नहीं दिया। अब जब पूरे दुनिया में मंदी है, ऐसे समय में कोयला की नीलामी करेंगे तो रेट भी कम होगा। अभी पूरे दुनिया, हिंदुस्तान में बिजली की डिमांड कम हो गई है। हमारे यहाँ जहाँ 4300-4400 मेगावाट की आवश्यकता पड़ती है वो घट के 3000 के आसपास हो गया है। तो 1/4 डिमांड तो कम हो गया पूरे देश में,
और ऐसे समय में जब पावर प्लांट ही पूरी क्षमता के साथ नहीं चल रहा है, उस समय में नीलामी करेंगे तो निश्चित रूप से वो रेट कम जाएगा। और फिर दूसरी बात यह है कि हमने अभी पत्र भी लिखा है कि हमारे यहाँ जो हसदेव बांगो बांध है, जो छत्तीसगढ़ का सबसे बड़े बांध है, उसमें इन्होंने किया है कि उसी के ऊपर इसको खदान दे दिए हैं, घने वनों से आच्छादित है। हमने रिक्वेस्ट किया कि भाई इसको कम से कम ना बेचें। यदि उसको खोलेंगे, खदान खुलेगा तो पूरा जो सिल्ट है वो बांध में आके भरेगा, और यही एलिफेंट कॉरिडोर भी है और इसको रोका जाना चाहिए। इस प्रकार से हमने पत्र लिखा है। पूर्व सीएम रमन सिंह जी ने आपको पत्र लिखकर किसानों से जुड़े विशेष अध्यादेशों को लागू करने का आग्रह किया है। उन्होंने अपने पत्र में लिखा है कि 5 जून को केंद्र सरकार की ओर से जारी किसान हितैषी अध्यादेश का पालन नहीं हो रहा है, जिसमें किसानों को देश भर में कहीं भी अपनी फसल बेचने की छूट दी गई है। आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, एक चीज बताइए, 2 एकड़ या 5 एकड़ के किसान यदि कोई फसल लेता है, चाहे वो गेहूं हो, चना हो, धान हो, सब्जी हो, या 1 एकड़ के किसान, वो कहाँ बेचने जाएगा हिंदुस्तान में? मंडी शुल्क यदि हटाए हैं, इसका लाभ केवल व्यापारियों को मिलेगा, किसानों को नहीं मिलेगा। दूसरे प्रदेश में कौन बेचने जाता है? छत्तीसगढ़ में कोई धान बेचने के पंजाब या फिर उत्तर प्रदेश या दिल्ली जाते हैं? यहाँ किसान यहाँ तो ले देकर अपने मंडी में जाते हैं। तो ये जो अध्यादेश है वो किसान के हित में तो बिल्कुल नहीं है, बल्कि राज्य के राजस्व यदि मिल रहा था मंडी शुल्क के रूप में, जो व्यापारी लाते थे, उससे भी वंचित कर दिया गया है। मुझे जानकारी मिली कि पंजाब में भी सर्वदलीय बैठक हुई है, और इस मामले में मैंने भी कृषि मंत्री से कहा है कि इसका अध्ययन करके सब लोगों से राय शुमारी करके भारत सरकार को पत्र लिखा जाना चाहिए। ये किसानों के हित में नहीं है, न राज्य के हित में है। गौपालन, गोबर प्रबंधन और पर्यावरण सुरक्षा के लिए छत्तीसगढ़ में गोधन न्याय योजना की शुरुआत की गई है। इससे किसानों और पशुपालकों को किस तरह मदद देने की नीति बनाई गई है? पूरे हिंदुस्तान में अपने प्रकार के पहला प्रयोग है, और अभी तक के हम लोग देख रहे थे कि एक समय हिंदुस्तान में गोपालन, पशुपालन, ये आम आदमी के, किसानों के अर्थव्यवस्था का मजबूत आधार था। लेकिन अभी कुछ अंतराल में हम देख रहे हैं कि पशुपालन है वो घाटे का सौदा हो गया है, और यही कारण है कि जहां तहां हमको पशु खुले में घूमते हुए दिखाई देते हैं, सड़कों पे एक्सीडेंट हो रहा है, फसल का नुकसान हो रहा है, किसान फसल नहीं ले पा रहे हैं। ये स्थिति हमारे छत्तीसगढ़ में भी है, और इसी कारण से बहुत अध्ययन करने के बाद हम लोगों ने देखा कि यदि इसको, पशुपालन को यदि लाभ का सौदा करना है, लाभ का धंधा यदि बनाना है, तो हम गोबर को खरीदें और उससे वर्मी कंपोस्ट बनाएं और इसका खेतों में उपयोग करें, उर्वरा शक्ति बढ़ाएं। लोगों को जहां एक तरफ रोजगार मिलेगा, लोग पशुओं को, मवेशियों को खुले में छोड़ेंगे नहीं, बल्कि घर में ही बांध के रखेंगे, क्योंकि गोबर से जब पैसा मिलेगा तो घर में लोग रखेंगे। तो खुले में जो चराई हो रही है, रोड एक्सीडेंट हो रहा है, उससे बचा जा सकेगा, और लाखों लोगों को इससे रोजगार मिलेगा, और जमीन की उर्वरा शक्ति भी बढ़ेगी, और पर्यावरण में भी सुधार होगा, और खेतों में जो रासायनिक खाद और दवाई जो डाल रहे हैं, उसमें भी यदि गोबर के उपयोग करेंगे खेतों में, तो उसमें भी कमी आएगी। ये बहुत सारी योजना को, बहुत सारी बातों को ध्यान में रख के इस योजना को हमने शुरू किया है। 21 जुलाई से जो हमारे छत्तीसगढ़ में हरेली त्योहार मनाते हैं, उस दिन से इसकी शुरुआत करेंगे। इस बीच में गोबर का किस दर पे खरीदना है, इसके लिए मंत्रिमंडल समिति बना दी है, वो तय करके बताएंगे कि गोबर को किस दर में खरीदना है, और उस दर से 21 जुलाई से हम सब शुरू करेंगे। जाहिर सी बात है, आप जड़ों की ओर लौटने का ये प्रयास और बहुत ही ज़मीनी प्रयास है, इसकी सराहना बिल्कुल की जानी चाहिए। सियासत में आपकी छवि एक ईमानदार और अनुशासन प्रिय नेता की है। आप जो फैसले लेते हैं उस पर अमल भी कराते हैं, और जाहिर सी बात है थोड़ा सख्ती से भी आप पेश आते हैं। आप अधिकारियों से भी बहुत सख्त व्यवहार करते हैं। आपने अपने प्रशासन का एक अनूठा तरीका ईजाद किया है। जाहिर सी बात है कि इस पूरे
छत्तीसगढ़ का कार्यभार या मुख्यमंत्री का जो है कार्यभार संभालने के बाद जो प्रशासन में सुधार आया है, जो ट्रांसपेरेंसी आई है, आप क्या कहना चाहेंगे कि पहले जो भारतीय जनता पार्टी की 15 सालों की जो सरकार थी उसमें क्या ऐसी कमियां थी जिसके लिए आपको इतना सख्ती करना पड़ा और इतना ज़्यादा अनुशासन को पकड़ के चलना पड़ा? देखिए, पिछले सरकार में तो केवल ये है कि अधिकारी राज थे, अधिकारी लोग ही शासन चला रहे थे। और हमने जो परिवर्तन किया ये कि हमारी दृष्टि यही है, चाहे वो अधिकारी कर्मचारी हों, चाहे वो राजनेता हो, सब जनता की सेवा के लिए आए हैं। और यदि आप जनता की सेवा नहीं कर पा रहे हैं, शासकीय योजनाओं को लागू नहीं कर पा रहे हैं, तो आपको उस पद पे बने रहने का अधिकार नहीं है। आप नहीं करेंगे तो दूसरे किसी की जिम्मेदारी कीजिए, आप दूसरी जगह जाइए। तो ये हम लोगों ने किया है। और जितने भी योजनाएं हैं, चाहे वो ऋण माफी का हो, चाहे राजीव गांधी किसान न्याय योजना का हो, चाहे 25 रुपये क्विंटल में धान खरीदी की बात हो, चाहे नरवा गरवा घुरवा बाड़ी योजना की बात हो, चाहे 35 किलो चावल देने की बात हो, राशन कार्ड बनाने की बात हो, चाहे लघु वनोपज की खरीदी करने की बात हो, सबको बहुत ही प्रभावी ढंग से हमारे अधिकारी कर्मचारी ने लागू किया। और अभी आप देखें, कोरोना काल में जिस प्रकार से हमारे अधिकारी कर्मचारी ने जो काम किया है, चाहे वो कलेक्टर हो, चाहे एसपी हो, चाहे जिला प्रशासन हो, पुलिस प्रशासन हो, नगरीय प्रशासन हो, चाहे स्वास्थ्य कर्मी हो, चाहे वो आंगनबाड़ी के कार्यकर्ता हो, ये सारे लोग, चाहे शिक्षक लोग हो, सब लोगों ने मिलजुल के काम किया है, तभी हम लोग कोरोना को अभी तक के कंट्रोल कर पाए हैं। बिल्कुल। छत्तीसगढ़ में हायर सेकेंडरी बोर्ड की 10वीं और 12वीं की परीक्षा के टॉपर छात्रों को आपने खुद फ़ोन कर उन्हें शाबाशी और उनका हौसला बढ़ाया। जब आपने टॉपर्स को फ़ोन से बात की या फ़ोन किया तो जाहिर तौर पर उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा होगा। बच्चों की खुशियों को बांटकर और उनसे बातचीत करके आपने कैसा महसूस किया कि आज की नई जनरेशन कितना पहले, जिसे हम लोग भी अपने आज से 25 साल पहले हायर सेकेंडरी में थे, आप भी कभी रहे होंगे, आपने कितना अंतर महसूस किया एजुकेशन के सिस्टम में और कितना बदलाव आया है बच्चों की पढ़ाई में, लिखाई में, उनकी सोच में, थिंकिंग में? देखिए, समय के साथ साथ विचारों में परिवर्तन आता ही है जी। और अभी हम लोगों ने देखा कि किस प्रकार से अब गरीब और मजदूर घर के जो बच्चे हैं वो कितना पढ़ाई कर रहे हैं। जो 12वीं जो टॉप किए हैं, वो वैष्णव के पिताजी पान ठेला चलाते हैं और उन्होंने 12वीं में टॉप किया है। एक व्याख्याता की जो लड़की है वो 100% लाई है, कश्यप। तो और इसी प्रकार से बहुत सामान्य परिस्थिति के लोगों ने इसको इसमें मेरिट में लोग आए हैं। इसका अर्थ ये है कि प्रतिभा कहीं भी हो सकती है और उन लोगों ने इसका लाभ लिया, चाहे किसान परिवार के, मजदूर परिवार के लोग हैं, उन लोगों ने भी इसके महत्व को समझा है और उसके उपयोग वो कर रहे हैं। मैं समझता हूँ कि जो बच्चे अभी मेरिट में आए हैं वो कल के अच्छे नागरिक बनेंगे और प्रदेश और देश का नेतृत्व करेंगे। उन्हीं के कंधों पे ये भार है, तो वो जिम्मेदारी का भान उन बच्चों को है और इसीलिए वो इस प्रकार से तैयारी कर रहा है। छत्तीसगढ़ में आदिवासियों के विकास को लेकर क्या कदम उठाए गए हैं, इस बारे में थोड़ा बहुत दर्शकों को बताएं प्लीज। पहली बात तो है कि हमारा जो मूल मंत्र है वहाँ विश्वास, विकास और सुरक्षा। ये विश्वास पिछले सरकार ने खो दिया था और इसलिए हम लोग विश्वास का प्रयोग किया है। और न विश्वास जीतने के लिए एक तरफ जहां लोहांडीगुड़ा में टाटा की जो जमीन ली गई थी वो 1700 किसान के 4200 एकड़ जमीन हमने वापस की है। वहीं फॉरेस्ट राइट एक्ट को प्रभावी ढंग से हम लोग लागू कर रहे हैं। तीसरा, तेंदुपत्ता जो देश में सर्वाधिक दर है 4000 रुपये प्रति मानक बोरा, हम छत्तीसगढ़ में दे रहे हैं। लघु वनोपज 31 प्रकार के लघु वनोपज के समर्थन मूल्य में खरीदी कर रहे हैं, उससे भी अधिक दर पे हम लोगों ने खरीदी किया है। तो इस प्रकार से विश्वास जीतने का काम किया है और उसके साथ साथ विकास की योजना है उसको हम लोग लागू कर रहे हैं, उसके शिक्षा की व्यवस्था कर रहे हैं। और मुख्यमंत्री
स्वास्थ्य योजना हम लोगों ने, जो हाट बाजार क्लिनिक योजना हम लोगों ने शुरू किया है, तो उससे कुपोषण योजना, कुपोषण के खिलाफ लड़ाई हम लोग आदिवासी अंचलों में कर रहे हैं। तो इस प्रकार से लगातार हम विश्वास जीतने का काम कर रहे हैं। और फिर आखिरी सुरक्षा हम सबकी जरूरी है, क्योंकि ये क्षेत्र है, नक्सल प्रभावित क्षेत्र है, और वहाँ को लोगों को सुरक्षा किस प्रकार से प्रदान की जाए, ये एक चिंता का विषय है। एक सवाल जो है पूरी दुनिया आपसे पूछना चाहेगी, वो मैं भी ज़रूर पूछ रहा हूँ। 15 साल रमन सिंह जी का शासन रहा, अब आप मुख्यमंत्री हैं। जिस तरीके से दंतेवाड़ा का नाम जो है पूरी दुनिया में मशहूर है कि वहाँ आतंकी घटनाएं होती हैं, और जो नक्सली हैं वहाँ पर जो है सुरक्षा बलों को अपना निशाना बनाते हैं। बहुत लंबा समय बीत गया, लेकिन नक्सलियों को मुख्य धारा में लाने का जो प्रयास है वो पूरी तरह से सफल नहीं हो पाया। कभी कभी कुछ नक्सली सरेंडर करते हैं, मुख्य धारा में आने की कोशिश करते हैं। ये जिम्मेदारी केंद्र सरकार की भी है, राज्य सरकार की भी है, लेकिन राज्य सरकार भी विफल रही है, केंद्र सरकार भी विफल रही है। आपको क्या लगता है कि किस रास्ते जो है नक्सलियों को मुख्य धारा से जोड़ा जा सकता है और उनकी ज़िंदगी को भी बदला जा सकता है? देखिए, मुख्य रूप से बात मैंने कहा ना, विश्वास, विकास और सुरक्षा जी। तो हमने बात करने की कोशिश की है अपने लोगों से, जो आदिवासी हैं, जो परंपरागत निवासी हैं, जो पत्रकार हैं, जो व्यापारी हैं, जो जवान वहाँ तैनात हैं, उन सबसे हमने चर्चा की, अकेले से चर्चा करी। और नक्सली के जितने कमांडर हैं वो छत्तीसगढ़ के नहीं हैं, वो सब दूसरे प्रदेश के हैं, और उनसे बातचीत करने का कोई औचित्य रहा नहीं। हमारा सीधा कहना है कि वो भारत के संविधान पे विश्वास करे और हथियार छोड़े, उनसे बात की जा सकती है। लेकिन यदि भारत के संविधान पे विश्वास नहीं है और वो हथियार नहीं छोड़ते, तो उससे बातचीत करने का कोई औचित्य नहीं। छत्तीसगढ़ हमारे शासनकाल में जी आपने देखा होगा कि नक्सली घटनाओं में कमी आई, बिल्कुल कमी आई है। हमने ये भी किया है कि जितने भी ये जो पिछले सरकार में आम आदिवासियों को के मारने की घटना बहुत होती रही है, लेकिन हमने सीधा स्पष्ट कहा है कि ये गरीब आदिवासियों की हत्या नहीं होनी चाहिए। यदि पकड़ना है, यदि मुठभेड़ होता है तो बड़े नक्सली ही पकड़े जाना चाहिए और उनकी मुठभेड़ में मारे जाना चाहिए या सरेंडर किया जाना चाहिए। तो आप देखेंगे आंकड़े छत्तीसगढ़ में, तो जितने इन 1.5 सालों में पकड़े गए हैं, वो कोई SLR वाले हैं, कोई AK-47 वाले हैं, इंसास वाले, ये कमांडर का रैंक होता है इन लोगों में भी। तो ये सब बड़े पकड़े गए हैं या बड़े नक्सलियों की हत्या हुई है। बिल्कुल। हाल ही में आपने औद्योगिक संगठनों से मुलाकात की, उद्योग धंधों को बेहतर करने और निवेश को लेकर के आपने काफ़ी प्रयास भी किया, बातचीत भी किया है। किस तरह का रिस्पांस मिल रहा है? क्योंकि कोरोना के कारण जो है एक अलग तरीके की मायूसी है पूरे उद्योग जगत में और हर सेक्टर में। देखिए, यहाँ तक कि हमारे यहाँ कोरोना के कारण से पूरे देश भर में जहाँ औद्योगिक इकाइयाँ बंद हुई, हमारे छत्तीसगढ़ में 23 अप्रैल से ही औद्योगिक इकाइयों की शुरुआत हमने कर दी थी, जो बंद थे। बड़ी इकाइयाँ तो बंद थे नहीं, भले कम क्षमता से चल रहे थे, लेकिन वो संचालित थे। लेकिन छोटी इकाइयाँ बंद थी, उसे 23 अप्रैल से हमने शुरू कर दिया। और इसी कारण से अप्रैल महीने में जो छोटी इकाइयाँ जो शुरू हुई, तो इस्पात में जो हमारा भागीदारी है वो 90% का रहा है। और ये मई महीने में आप देखेंगे छत्तीसगढ़ में 27 लाख मीट्रिक टन स्टील का उत्पादन हमारे उद्योगों ने किया। आज 7% उद्योग संचालित हैं और 80% क्षमता के साथ काम कर रहे हैं। गौठान योजना के तहत अभी तक कितना काम हो चुका है और आगे क्या योजना है? आर्थिक रूप से कितना लाभ इससे मिल रहा है, इस बारे में थोड़ा सा बताएं। पिछले साल हम लोग इसकी शुरुआत की और अभी तक के 2200 गौठान हम लोग बना चुके हैं। अभी 2800 जो गौठान है वो निर्माणाधीन है। इस प्रकार से इस वर्ष हम लोग लगभग 5000 गौठान हम पूरा कर लेंगे। और इसके माध्यम से बहुत सारे गौठान में अलग अलग काम शुरू हुए हैं, जिसमें वर्मी खाद है, कंपोस्ट खाद है, गोबर से दिया बनाने का काम है, उसके लकड़ी बनाने के, कंडा बनाने के भी काम। तो इस प्रकार से वो संचालित हम लोग कर रहे हैं। उसके साथ साथ बहुत सारे जो आजीविका सेंटर के रूप में भी इसका प्रयोग हम लोग कर रहे हैं। तो बांस से जुड़े हुए हैं और जो दूसरे जो काम है उसको उसी इकाई में
उसी गौठान में हम लोग संचालित कर रहे हैं, ताकि ये एक आजीविका सेंटर भी बन सके हर गांव में, और गौठान भी संचालित हो, और आने वाले वर्षों में इसको पूरा करेंगे तो इसका लाभ पूरा मिल सके। और अभी जो गोबर खरीदने की जो बात कही थी, उसके कारण से पूरे प्रदेश में यहाँ मवेशी जो खुले में चल रहे थे वो बंद होगा, और साथ ही गोबर ज्यादा एकत्रित होगा तो हमारे खेतों की उर्वरा शक्ति बढ़ेगी। लोग और इस काम में जुड़े हुए जितने भी, चाहे महिला हो चाहे नौजवान हो, जुड़ेंगे, उसमें लाखों लोगों को रोजगार ही मिलेगा। हम लोग अपने इंटरव्यू के आखिरी चरण में हैं। भूपेश जी, आपने छत्तीसगढ़ में कोविड-19 रिस्पांस वेबसाइट की शुरुआत की है, इससे लोगों को कितनी मदद मिल रही है और कितना इसमें पार्टिसिपेशन आ रहा है? हम तो इसमें सबको जोड़े हैं, जहाँ शासकीय कर्मचारी अधिकारी दिन रात मेहनत कर ही रहे हैं। सामाजिक क्षेत्र से जुड़े हुए लोगों ने भरपूर सहयोग दिया है, और अभी जब ये वेबसाइट हम लोगों ने शुरू किया है तो उससे बहुत सारे एनजीओ हैं, उसमें 160 एनजीओ से जुड़े हैं, और विभिन्न जो क्वारंटाइन सेंटर हैं उसमें जाकर वो लोग मदद भी कर रहे हैं। तो हमारा प्रयास है कि सभी को जोड़ें और सभी के सुविधा के लिए काम करें, ताकि कोरोना को पराजित कर सकें। सबका सहयोग से ही हम आगे बढ़ सकते हैं। मुझे कुछ दिन पहले छत्तीसगढ़ में कुछ 100 किलोमीटर सड़क के मार्ग से सफ़र करने का मौका मिला। मैंने देखा कि हाईवेज का निर्माण काफ़ी अच्छा हुआ है। हाईवेज रोड ट्रांसपोर्ट ने छत्तीसगढ़ में सड़कों का निर्माण अच्छा किया। अगर रायपुर से आप उतरते हैं और बिलासपुर की तरफ आप जाते हैं या और भी शहरों की तरफ जाते हैं तो काफ़ी अच्छी सड़कें देखने को मिली। हाईवेज ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री के साथ जो स्टेट हाईवेज हैं, जो राज्य सरकारें जिनका निर्माण करती हैं, स्टेट हाईवेज पर कितना काम चल रहा है? क्योंकि जो है भारत सरकार का जो है हाईवेज एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री का काम तो मैंने देखा, काफ़ी अच्छा लगा। स्टेट हाईवेज और पीडब्ल्यूडी किस तरीके से राज्य में सड़क निर्माण और कनेक्टिविटी को, गाँव को सड़कों से जोड़ने की दिशा में किस तरह से काम कर रहे हैं? पहले तो छत्तीसगढ़ में 2 ही नेशनल हाईवे थे, लेकिन धीरे धीरे हाईवे की संख्या बढ़ती गई, नेशनल हाईवे की संख्या बढ़ती गई, और अभी आपने जो कहा बिलासपुर तक के तो सड़क निर्माणाधीन थे, आप उसमें गए हैं, लेकिन उसके आगे आप जाएंगे जो अंबिकापुर है, और अंबिकापुर से आप बनारस की तरफ जाएं, गढ़वा की तरफ जाएं, या फिर इधर से रायगढ़ से आप झारखंड की तरफ जाएंगे, तो सारी सड़कें खराब है जो नेशनल हाईवे घोषित हुआ है। तो पिछले दिनों गडकरी साहब से भी मेरी बात हुई है, ये जो नेशनल हाईवे जो आपने स्वीकृत किए हैं, बहुत सारे ठेकेदार दिवालिया घोषित हो गए हैं, कुछ तो काम बंद हैं, तो इसके कारण से काम रुका हुआ है नेशनल हाईवे के कारण से, और उसके कारण से लोगों को आने जाने में बड़ी तकलीफ हो रही है। स्टेट हाईवे की स्थिति बनिस्बत नेशनल हाईवे की ज्यादा अच्छा है। तो गडकरी साहब से हमने आग्रह किया है कि इन सड़कों को के काम शुरू करें। ठेकेदार आपने तय कर दिए हैं, लेकिन वो ठेकेदार काम नहीं कर रहे हैं। इसके मामले में मैंने भारत सरकार से आग्रह किया है कि इसे शुरू करें। आमतौर पर केंद्र में कांग्रेस पार्टी सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी है। कांग्रेस पार्टी ने देश पर इतना लंबे समय तक शासन किया है। आप उस पार्टी से संबंधित है और इस समय छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री के रूप में आप काम कर रहे हैं। केंद्र सरकार और छत्तीसगढ़ सरकार के बीच कितना समन्वय है और आपको कितना सहयोग मिल रहा है? आप सहयोग से संतुष्ट हैं या बिल्कुल असंतुष्ट हैं? देखिए, जो हमारा हक है उसके लिए हम लगातार अपनी बात केंद्रीय मंत्रियों से करते रहते हैं, प्रधानमंत्री जी पत्राचार करते रहते हैं और सभी से डिमांड करते रहते हैं, लेकिन जो लाभ हमको अभी कोरोना के समय में जो सहयोग मिलना था भारत सरकार से वो नहीं मिला। भूपेश जी, आपने सहारा न्यूज़ नेटवर्क से बातचीत करने के लिए वक्त निकाला, हम दिल की गहराई से आपका आभार व्यक्त करते हैं। तो आप देख रहे थे भूपेश सिंह बघेल जी को, जो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हैं। बेहद ही साफगोई से उन्होंने अपनी बात रखी और हमारे सारे सवालों का जवाब बहुत ही साफ तरीके से दिया। भूपेश जी बहुत ही कद्दावर नेता हैं और कांग्रेस पार्टी के जितने मुख्यमंत्री हैं उनमें सबसे ज़्यादा मजबूत मुख्यमंत्रियों में उनका नाम शुमार होता है। तो हस्तक्षेप में इतना ही, हमें दीजिए इजाज़त। रात 8 बजे हमारा रेगुलर बुलेटिन देखना न भूलिएगा। धन्यवाद। सहारा प्रणाम।